सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम के 207 यानी 207th एपिसोड में आपके सम्मुख उपस्थित हैं। चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदुवेश सोजेतिया जी, इनका हमेशा से निर्देश रहा है कि हम बीमारी की तो चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में होने वाले अगर सामान्य परिवर्तनों के बारे में हमारे जन सामान्य को जानकारी दें तो सामान्य और असामान्य में उन्हें फर्क समझ में आएगा। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था, ये जो एक सामान्य प्रक्रिया है, इसके बारे में समुचित जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि गर्भावस्था 9 महीने की होती है, हालांकि 280 दिन की होती है, पर उसे हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 9 महीने की मानते हैं और उसको 3-3 महीने के हिसाब से डिवाइड करते हैं। पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने, अगले 3। हमने पिछले एपिसोड में पहले 3 महीने के बारे में आपसे बातचीत की थी और आज हम बीच के जो 3 महीने, 3 से 6 महीने, इस विषय पर जानकारी देने के लिए जिन एक्सपर्ट को यहाँ आमंत्रित किया, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। आज हमारे साथ शहर की जानी मानी वरिष्ठ महिला रोग चिकित्सक डॉक्टर रश्मि जी नागलकर हैं। मैम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। डॉक्टर रश्मि जी जहाँ अपने पेशे से संबंध रखती हैं, शहरवासियों को शंकर नगर स्थित अपने निजी चिकित्सालय में सेवाएं देती हैं, वही कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर इस क्षेत्र में अपना भरपूर योगदान करती हैं। मैम, जैसा मैंने कहा कि ये जो गर्भावस्था प्रेगनेंसी है, इसके बीच के जो ट्राइमेस्टर जिसे कहते हैं 3 महीने, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? जैसे हमने देखा कि पहले जो 3 माह होते हैं, जिसे हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उस दरमियान पेशेंट को काफी दिक्कत रहती है। जैसे बहुत जनों को नौशिया, मचलाहट, उल्टी, ये सब प्रॉब्लम्स रहती है। पर अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये सब प्रॉब्लम्स कम हो चुका है, तो ये एक सेफ पीरियड हम लोग मानते हैं। उसी के साथ जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पर अभी 4th, 5th और 6th मंथ ये एक सेफ हम लोग मानते हैं, क्योंकि इसमें एबॉर्शन के भी चांसेस कम होने लगते हैं। साथ ही में जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट को नया नया प्रेगनेंसी में कुछ पता नहीं होता है, पर 4th या 5th मंथ में काफी पेशेंट बच्चे की हलचल भी महसूस कर सकते हैं। तो ये जो पीरियड है, ये एक सेफ पीरियड है और इसे हम पेशेंट को कहते हैं कि एक पॉजिटिव नजरिए से देखें और अपने बच्चे के साथ अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें और एक पॉजिटिव थिंकिंग सारे घर में रखना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि स्त्री को पूर्णता तब मिलती है जब उसका विवाह होता है, उसके बाद में वो तब परिपूर्ण मानी जाती है जब उसे मातृत्व का सुख मिलता है। तो प्रेगनेंसी ये एक नेचुरल नैसर्गिक प्रक्रिया है और जैसा आपने कहा कि इसका हर दिन हर पल स्त्री ने और साथ में उसके घर वालों ने एंजॉय करना चाहिए। मैम, आपने कहा कि ये एक सेफ पीरियड होता है, तो निश्चित तौर पर पूरे प्रेगनेंसी भर प्रकृति या ईश्वर स्त्री की रचना में समुचित परिवर्तन लाता है ताकि वो प्रेगनेंसी सुचारू रूप से आगे तक चलते रहे। तो इन बीच के 3 महीनों में महिला के शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं? काफी बदलाव ये 3 माह में होते हैं। जैसे हमने देखा कि पहले 3 मंथ्स पेशेंट को नौशिया, वॉमिटिंग है, तो उसकी वजह से उसका डाइट प्रॉपर नहीं हो सका होगा और उसका कभी कभी वेट लॉस भी हुआ होगा। पर अभी क्योंकि ये नौशिया, वॉमिटिंग कम हो चुका है, तो काफी बार पेशेंट का वजन बढ़ना शुरू होता है और 3 महीने में करीबन 5 किलो वेट गेन होता है, जिसमें बच्चे का तो वजन बढ़ता ही है, पर माँ का भी वजन बढ़ना शुरू होता है। इसमें माँ की जो यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी होती है, उसका भी वजन बढ़ता है। उसके जो मसल्स रहते हैं वो भी बड़े होते हैं ताकि वो बच्चे को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सके। उसी के साथ माँ के जो ब्लड में चेंजेस आते हैं, जैसे
माँ के ब्लड में जो मात्रा रहती है पानी की, जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, उसका भी प्रमाण बढ़ता है और उसकी वजह से भी माँ का वजन बढ़ता है। ये एक प्रोटेक्टिव चेंज हम लोग मानते हैं, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो ब्लड लॉस होता है उसको कंपेंसेट करने के लिए ये प्लाज्मा की लेवल बढ़ती है। उसी के साथ काफी पेशेंट ऐसा भी बोलते हैं कि उन्हें ब्रेस्ट में भी कुछ चेंजेस लग रहे हैं, जैसे कभी ब्रेस्ट हेवी लग रहे हैं या फिर पेन हो रहा है। तो ये सब नॉर्मल चेंजेस हैं, ऐसा हम लोग उनको बताते हैं। इसी के साथ स्किन में भी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में मेलानिन नामक एक पिगमेंटेशन रहता है जिसका डिपोजिशन शुरू होता है। काफी पेशेंट को चेहरे पे बटरफ्लाई रैश करके आती है, जो चेहरे पे आती है, और पेट में जो अम्बिलिकस के सीधे लाइन में एक मेलानिन की वजह से एक लकीर जैसे आ जाती है। काफी पेशेंट तो पूरे बॉडी में भी चेंजेस महसूस करते हैं और ब्लैकिश डिस्कलरेशन उनको काफी जगह पे लगता है। पर ये सब नॉर्मल है और आफ्टर डिलीवरी ये धीरे धीरे कम भी होने वाला है। और किसी किसी को जैसे बच्चा बड़ा बड़ा होता है तो उसके साथ स्ट्रेच मार्क्स भी महसूस होते हैं, तो ये जनरली पेट में आना शुरू होते हैं। इसके लिए आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हो या फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी पूछ सकते हो। तो ये सारे बदलाव अपने शरीर में महसूस होते हैं और ये सब नॉर्मल है और काफी आपके लिए प्रोटेक्टिव भी है। तो जैसा हमने देखा था कि पहले 3 महीने प्रेगनेंसी में तो पहले तो एक आशंका थी कि है या नहीं है, और होने के बाद में चूंकि गर्भस्थ शिशु पूरी तरह से अंदर फिक्स नहीं हुआ था, तो जैसे मैम ने कहा कि उस समय में अबॉर्शन के चांसेस बढ़ गए थे। लेकिन अब चूंकि गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु है वो पूरी तरह से स्थापित हो गया, वहां पर एकदम फिक्स हो गया है, और अब धीरे धीरे वो अपना आकार प्रकार बढ़ रहा है। इससे मैंने कहा कि यूटेरस और पूरे शरीर में उसका आकार प्रकार बढ़ रहा है, स्त्री का वजन भी बढ़ रहा है। मैम, ऐसे समय में जब गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदार जब अपने डॉक्टर पास चेकअप के लिए जाते हैं, तो आप एज गायनेकोलॉजिस्ट उनसे क्या अपेक्षा रखती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल चेंज है बॉडी में, पर इसमें आपको आपके घर वालों का बहुत ज्यादा सपोर्ट लगता है, क्योंकि इमोशनल चेंजेस भी काफी होते हैं। तो ऐसे इसमें रिलेटिव्स का यानी मेनली तो हस्बैंड या फिर सासू माँ, ये एक इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को हर वक्त देते रहे और उनके साथ रेगुलर चेकअप के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते रहे। फर्स्ट 3 मंथ्स में हम लोग बार बार पेशेंट को बुलाते हैं, पर अभी 4th 5th और 6th मंथ में हम लोग महीने में एक बार पेशेंट को जांच करते हैं। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड ग्रुप क्या है, थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर पेशेंट ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सब चेकअप किया है तो अभी उसको फिर से करने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें हीमोग्लोबिन कम आया है या थायराइड की प्रॉब्लम आई है तो ये हम लोग इस 3 महीने के दरमियान करेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसे बताते हैं जिससे बच्चे के बारे में पता चले। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो सोनोग्राफी हम लोग 5th महीने में करते हैं। तो करीबन 4.5 या 5 महीने के दरमियान हम लोग एक एनोमली स्कैन पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। इसमें आपके रेडियोलॉजिस्ट बच्चे का सिर से लेकर पांव तक के हर अवयव जांचेंगे और उसमें कोई बड़ी एबनॉर्मलिटी है क्या, जैसे किसी बच्चे में किडनी नहीं है या फिर किसी बच्चे के हार्ट में छेद है, ये हम लोग जांच करते हैं। ये अभी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर पेशेंट के बच्चे में कोई मेजर एबनॉर्मलिटी है तो हम लोग एबॉर्शन सिर्फ 20 वीक्स तक ही कर सकते हैं। अगर हमने बाद में 6th या 7th मंथ में एनोमली स्कैन किया और हमें पता चला कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी बहुत ज्यादा है, तब हम लोग एबॉर्शन नहीं कर पाएंगे। तो 5th महीने में एनोमली स्कैन होना बहुत जरूरी है। साथ ही में अगर पेशेंट हाई रिस्क है, जैसे उसका पहला बच्चा मेंटली रिटार्डेड है या फिर पेशेंट का एज 30-35 ईयर्स है, तो हम लोग एक ट्रिपल मार्कर टेस्ट भी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। इसमें आपको बच्चे में कोई मेंटल एबनॉर्मलिटी है क्या ये पता चलेगा। इस तरीके से हम बच्चे का और माँ का पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं।
इसके बाद में हम लोग पेशेंट को टिटेनस और टीडी करके इंजेक्शन आता है, वो उसके 2 मात्राएं हम लोग देते हैं। फर्स्ट इंजेक्शन रहता है जो 4th मंथ में लगता है और सेकेंड उसको 7th मंथ में लगता है। इसके बाद में हम लोग एक सजेशन और देना चाहेंगे, क्योंकि ये कोविड का एरा चल रहा है, तो इसमें आपको प्रेग्नेंट पेशेंट को कोविड वैक्सीनेशन नहीं देना है। इसी के साथ पेशेंट को ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं रखना है, जैसे बार बार आप बाहर जा रहे हैं तो ये आपके लिए रिस्की रह सकता है। तो पेशेंट ने कम से कम एक्सपोजर रखना है। और जैसे रेडिएशन एक्सपोजर जो रहता है, जैसे एक्सरेज या ये भी आपने नहीं करना है। ऐसा आपको पूरा ख्याल रखना है। रिलेटिव्स का और भी एक रोल है कि आप इमोशनल सपोर्ट अपने पेशेंट को दे, घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखे, जिसके वजह से पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल फील होना चाहिए। तो मैम ने जो बात कही उसको आप बड़े ध्यान से सुने। बोलने के लिए तो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है कि जिसमें माता एक शारीरिक परिवर्तन से निकल रही है, पर साथ साथ में उसमें जो मानसिक मेंटल परिवर्तन हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल परिवर्तन हो रहे हैं, इमोशनल परिवर्तन हो रहे हैं, सहसा हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं जाता है। और मैंने बताया है कि वो महिला अगर पहली बार हुई तो बहुत सारी आशंका, डर के मारे किसी तरह के बुरे विचारों से निकल रही है, तो ऐसे समय में आसपास के रिश्तेदारों का, नाते जितने जो आसपास के लोग हैं, ये उनका कर्तव्य होता है कि उससे पूरा धीरज बंधाए, हिम्मत बंधाए और आसपास का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक रखें। मैं अब इसमें जो अगला प्रश्न आता है कि अगर कोई महिला इसमें ट्रैवल करना चाहे, यात्रा करना चाहे, और विशेष कर अभी जिस तरह से आपने उल्लेख किया है कि कोविड समय चल रहा है, तो इस समय आप उन्हें क्या सलाह देना चाहिए? क्योंकि अभी कोविड समय चल रहा है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ना करते हुए पेशेंट अपना प्राइवेट व्हीकल लेके अगर बहुत जरूरी काम है तो ही दूसरे गांव में जाए। और सपोज बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग करना है तो ट्रेन या फ्लाइट वो प्रिफर कर सकते हैं। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर ये एक सेफ पीरियड है और इसमें ट्रैवलिंग हम लोग अलाउ करते हैं। बस पेशेंट को पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही ट्रैवल करना है, क्योंकि कुछ हाई रिस्क पेशेंट रहते हैं, जैसे कि प्लासेंटा प्रीविया है, जिनका प्लासेंटा नीचे की तरफ है, या फिर बीपी बढ़ा हुआ है या डायबिटीज है। ऐसे हाई रिस्क पेशेंट को हम लोग ट्रैवलिंग के लिए नहीं बोलते हैं। और अगर कर भी रहे हैं तो उन्होंने जो सुरक्षा के जो साधारण उपाय होते हैं उसका उन्होंने पूरी तरह से पालन करना चाहिए। कि हाँ, जैसे आप सही। बताते हैं कि उन्होंने सीट बेल्ट लगाना चाहिए, तो उसका उन्होंने पालन करना चाहिए, चाहे प्रेग्नेंट होने हो। हाँ, प्रेगनेंसी में हम्म। उन्होंने इसका पालन कड़ाई से करना चाहिए। सही बात। मैम, प्रेगनेंसी को लेकर हमारे समाज में एक उत्कंठा होती है। ये पुरातन काल से होती है कि हमने, हमारे यहाँ जो गर्भवती महिला होती है कि उसको हम एक विशिष्ट दर्जा देते हैं, स्थान देते हैं। पर ये जब अति की स्थिति में हो जाते हैं, उसको एक नाजुक कांच का खिलौना मान के चलते हैं कि नहीं नहीं कुछ करना नहीं चाहिए, नहीं नहीं धीरे से बैठो उठो करके। ठीक है, समुचित सावधानी अपनी जगह ठीक है, पर ये जो फिजिकल हम्म। एक्टिविटीज है उनका कहाँ तक उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और दूसरा सवाल उठता है महिला के आहार का, खान पान का, जिसके बारे में हमारे समाज में हम्म। विभिन्न तरह की भ्रांतियां हैं। इन दोनों विषयों पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे पेशेंट रेगुलर चेकअप कर रही है, तो हम पता है हमें कि उसमें कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो वो पेशेंट एक नॉर्मल पेशेंट के जैसे ही रहनी चाहिए। उसने एक्सरसाइज अच्छे से करनी चाहिए। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके कौन से एक्सरसाइज हम कर सकते हैं ये जान लीजिए। इसमें मेनली हम लोग प्राणायाम, योगा या फिर बैक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ऐसे बताते हैं। और वॉकिंग, एक रेगुलर वॉकिंग भी आप कर सकते हो। दूसरी चीज है कि डाइट आपका कैसा होना चाहिए। तो डाइट ऐसा होना चाहिए कि जिससे माँ और बच्चा तंदुरुस्त बने। एक रेगुलर और बैलेंस्ड डाइट आपका होना चाहिए। इसमें हम लोग बोलेंगे कि आयरन कंटेनिंग चीजें बहुत आपको खानी है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया, फिर गुड़ शिंगदाना चिक्की है, या फिर फ्रूट्स हैं। आपको आयरन यूटेंसिल्स भी यूज कर सकते हैं, और इससे आपका हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो नॉर्मल रहेगा।
दूसरा, आपको कैल्शियम, आपका कैल्शियम लेवल नॉर्मल रखना है, जिसके लिए आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे दही है, छाछ है या पनीर है, ये अधिक मात्रा में आपको लेना है। प्रोटीन के लिए आपको अगर आप नॉनवेज खाते हो तो एग वाइट इज द बेस्ट प्रोटीन, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो स्प्राउट्स जो मोड आए हुए मटकी और बाकी कड़धान्य रहते हैं वो, और आप प्रोटीन के लिए जैसे काफी फ्रूट्स है वो भी आप ले सकते हो। बाद में आपको विटामिन्स लेना है, उसके लिए कुछ सप्लीमेंटेशन भी हम लोग देते हैं आयरन कैल्शियम के, और प्रोटीन्स के लिए प्रोटीन पाउडर जो मिल्क में डाल के आपको लेना है। ये डाइट आपको रेगुलर लेना है और डिवाइडेड लेना है। जैसे आप एक बार में ही पूरा डाइट नहीं ले सकते हो तो उसको डिवाइड करो, 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा डाइट आपको लेना है। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगी कि काफी बार पेशेंट्स को बाहर का खाने की बहुत इच्छा होती है। तो अभी कोविड चल रहा है तो बिल्कुल बाहर का नहीं खाना है। आपको जो भी पसंद है वो सब आप घर पे बना के खा सकते हो। इसमें तला हुआ तीखा मसाले का नहीं खाना है और फ्रेश फूड खाना है। तो मैं इसको संक्षेप में ये समझूं कि जो डाइट है वो हमारा बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, जिसमें हर प्रकार के पदार्थ, चाहे वो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हो या विटामिन मिनरल्स हो, इसका पूरा मिश्रण होना चाहिए। आपने कहा कि हम्म। हमें जितनी नेचुरल चीजें, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनका उपयोग करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी भोजन हम ग्रहण करें वो घर का बना होना हम्म। चाहिए। बाहर का तो राइट। वैसे भी नहीं खाना चाहिए, कोविड समय में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हम्म। मैं जैसे आपने कहा कि ये एक सेफ पीरियड है कि जहाँ पर जो पहले ट्राइमेस्टर में था, पहले 3 महीनों के अबॉर्शन का खतरा कम हुआ है। आखिरी के 3 महीनों में जबकि यूटेरस का साइज बढ़ जाएगा और बच्चा और बड़ा होगा तो हमारी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो बीच का जो पीरियड है, तो ये शारीरिक रूप हम्म। से और मानसिक रूप से रिलेटिवली सेफ आपने कहा है। तो ऐसे समय में जब महिला के पास में पर्याप्त समय है, शारीरिक और मानसिक रूप से वो रिलेटिवली सेफ है, तो ऐसे समय में हम्म। उसने आगे के लिए क्या विचार करना चाहिए, क्या प्लानिंग कर सकती है वो? ये एक बहुत अच्छा समय प्रेग्नेंट पेशेंट को और उसके रिलेटिव को मिला है। तो इसका उपयोग उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग के लिए करना है। जैसे अगर गर्भवती महिला को पता है कि उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसको निगेटिव ब्लड ग्रुप मिलना थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है। तो अभी से वो एक आधा डोनर जो उसके नोन है, ऐसा पर्सन, 2-3 जनों का नंबर वो अपने डायरी में नोट करके रखे। और सपोज उसको कुछ और प्रॉब्लम्स है तो आपको नियोजित करना पड़ेगा कि आप डिलीवरी कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अगर हाई रिस्क पेशेंट है, बीपी है या डायबिटीज है, प्लासेंटा प्रीविया है, तो इन्होंने एक टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर का रेफरेंस या पहले से ही वहां पे एक अपनी जांच करना शुरू कर देना चाहिए। बहुत जनों को रहता कि डिलीवरी के समय मायके जाना है, तो ये अगर आपको ट्रैवल करना है तो 6 मंथ में ही आप चले जाओ और वहां पे आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लो। और एक चीज महत्वपूर्ण ये है कि जहाँ पे भी आपको डिलीवरी करना है वहां पे जाके क्या खर्चा लगेगा, कैसे आगे आपका सब होगा, ये सब आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके सब क्लियर कर लेना चाहिए। कभी कभी अगर हाई रिस्क पेशेंट है जिसको आगे बच्चे को एनआईसीयू लग सकता है, तो उन्होंने पीडियाट्रिशियन के साथ में भी मिलके ये डिसाइड कर लेना है कि अगर बच्चे को एडमिशन लगता है तो हम लोग कौन से हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराएंगे। तो ऐसे प्रकार से आपको ये समय मिला है, आप पूरा आपका प्लानिंग कर ले कि डिलीवरी कहाँ करनी है और आगे कैसे आपका इमोशनल, फिजिकल और आपका फाइनेंशियल प्लानिंग रहेगा। इसी के साथ अगर आप वर्किंग है तो आपने ये सेफ पीरियड है, आपकी ड्यूटी अगर आपने बंद कर दी थी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो आपको फिर से अपनी ड्यूटी रिज्वाइन करना है। और क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आपको 9 महीने के बाद में जब डिलीवरी होगी तो आपको एक समय लगेगा, आपको छुट्टियां लगेगी। तो इसलिए अभी ये सेकेंड ट्राइमेस्टर सेफ है तो आप अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे आप पूरा प्लानिंग करके अगर रहेंगे तो आपकी जो एंजाइटी है वो भी कम हो जाएगी और
घर में भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा और फ्यूचर की जो चिंता है या टेंशन्स है वो कम हो जाएंगे। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम बार बार कहते आए हैं कि हमारे लिए हर प्रेगनेंसी, प्रेशियस प्रेगनेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो प्रेगनेंसी होनी चाहिए वो पूरी तरह से प्लान्ड होनी चाहिए। मैम ने कहा कि नियोजित होनी चाहिए। और अगर प्रेगनेंसी रह भी गई है तो जो आगे की हमको केयर लेनी है उसका हमें पूरी तरह से नियोजन और प्लानिंग करना है। और मैम ने कहा कि ये अभी का जो सेकंड ट्राइमेस्टर, बीच के जो 3 महीने, ये सर्वश्रेष्ठ समय की जिसमें हम हर तरह से उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। मैम, चूंकि अभी कार्यक्रम की अपनी समय सीमा है तो हम कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे एक्सपर्ट के, उनके कैरेक्टर का, उनके स्वभाव का वह पहलू लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं जो सामान्यतः दिखता नहीं। मैंने बहुत वर्षों पहले आपकी बिटिया मधुरा को आईएमए के स्टेज पर देखा था, तो वो इतनी छोटी थी कि आप साथ में खड़ी रही थी और वो गाना गा रही थी। तो जिससे मुझे ऐसा लगता है कि संगीत में आपकी काफी रुचि है। तो आपको ये रुचि की प्रेरणा कहाँ से मिली और आप इसको कहाँ तक अपने लिए बेनिफिशियल, फायदेमंद मानती हैं? एक्चुअली मेरी जो माँ है वो भी गाने में रुचि रखती है और मेरी जो नानी है उनके फैमिली में भी काफी जनों को म्यूजिक से इंटरेस्टेड है और काफी जन जैसे बांसुरी वादन है या फिर तबला वादन है, ये इसमें हम लोग उनसे ही प्रेरणा ले रहे हैं। और अननोइंगली बिटिया ने और बेटे ने भी वो अपने में एक महसूस किया कि हमें ये कला में इंटरेस्ट है। तो ऐसे हमें हमारे घर से ही प्रेरणा मिलती रही है। और मैं समझती हूँ कि एक अच्छी हॉबी अगर आपको है तो ये एक स्ट्रेस बस्टर करके अपने लाइफ में हमें काम आती है। जैसे आपने बोला तो मधुरा जब 10th में थी तो उसने उसके एग्जाम्स के दरमियान भी गिटार बजा के गाना गाना और उसका खुद का स्ट्रेस लेवल कम करना, ये एक अपने में अनुभव किया है। मैम, प्रश्न थोड़ा व्यक्तिगत है लेकिन फिर मैं पूछना चाहूंगा और आप उत्तर देना चाहे तो कि समाज में अक्सर हम लड़कियों को ऐसी चीजों के लिए मना करते हैं। और आपने कहा कि घर में भले इस तरह का वातावरण था, तो क्या उन लोगों ने आपको इसके लिए प्रोत्साहित किया? हाँ, डेफिनेटली किया। और हमारे घर में तो भी ऐसे कि गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जो भी फैसिलिटीज मेरे भाई को मिली वो ही सब फैसिलिटीज हम दोनों बहनों को भी मिली। और हम जैसे हमारे बेटे को भी और बेटी को भी सेम फैसिलिटीज देने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर से हम बधाई देते हैं आपके घर वालों को जिन्होंने लड़का और लड़की में किसी तरह का भेद नहीं किया है। और न केवल उन्होंने आपके साथ बल्कि एक स्वस्थ परंपरा डाली कि जिसका आप भी भली भांति पालन कर रहे हैं। बेटे और बेटी में किसी तरह का भेद नहीं किया। मैं बिल्कुल अंतिम मोड़ पर है तो इस समय में एक विनती कि आप हमारे दर्शकों के लिए कोई 2 लाइन गुनगुना चाहे तो। पुराना सॉन्ग है, 2 लाइन कहना चाहूंगी। आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया बड़ी ही हंसी है। हो आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें। थैंक यू। बहुत अच्छा, शायद मेरे ख्याल कस्मे वादे फिल्म का गाना था ये। हम्म। हाँ, एक मधुर गाना और उसके साथ साथ में एक मैसेज भी है हमारे लाइफ के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए। मित्रों, आज एक बहुत ही सार्थक चर्चा डॉक्टर रश्मि जी नागलकर के साथ संपन्न हुई। हालांकि मन तो पूरा भरा नहीं था लेकिन हमें अपनी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। और हम ये आशा करते हैं कि कार्यक्रम आपको रोचक और जानकारी देने वाला बना। लेकिन इसका अंतिम निर्णय आपके हाथ में है, जिसकी सूचना आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से हमें दे सकते हैं। आपसे विदा का समय हो गया है इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए विशेषज्ञ के साथ आपसे फिर भेंट होगी। और मैम, जितने अच्छे ढंग से आपने हमारे दर्शकों को ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी
इसके लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद।